हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी जो स्टार्ट किए थे उसको ना स्टार्ट करके आज हम लोग क्लास 6 की जो न्यू एनसीईआरटी है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम है, सौरमंडल में पृथ्वी। क्या नाम है? सौरमंडल में पृथ्वी। इसके बारे में हम लोग कंप्लीट चैप्टर का अध्ययन करेंगे क्योंकि हमने इंडियन जियोग्राफी स्टार्ट कर दिया है, मतलब लगभग 3-4 लेक्चर हो गए हैं और वर्ल्ड जियोग्राफी में मैंने आई थिंक 19 चैप्टर मतलब पूरा कंप्लीट करवा दिए हैं। लेकिन अब इसके पैरेलल हम लोग क्लास 6 से लेकर और 12 तक हम लोग एनसीईआरटी कवर कराएंगे। लेकिन आज जो है वो हम मतलब क्लास 6 की एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है, टोटल क्लास 6 में 8 चैप्टर हैं जिसमें से हम लोग पहला चैप्टर आज पढ़ेंगे। अगर आप लोग हमारे साथ मतलब जो पूरा जियोग्राफी आप पढ़ लेंगे, फिर इसके बाद में हम मतलब ये नहीं कि पूरा एकदम से मतलब अगर आप एक बार पढ़ लिए फिर इसके बाद जाकर आप बुक में या कहीं भी बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब इतने अच्छे से पूरा एक एक चीज़ हम यहाँ लाके मतलब बुक से और यहाँ निचोड़ उसका कह सकते हैं कि रख दिए हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले चैप्टर का क्या नाम है, जैसे कि नाम ही लिखा है, क्या है? सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल में पृथ्वी। तो हमने वर्ल्ड जियोग्राफी में ये सब करवा दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर क्लास 6 का अगर उठाएं तो जो करवा दिए वो ना करवाएं। जो क्लास 6 में फर्स्ट चैप्टर में जो जो चीज़ें वर्णित हैं वो हम पूरा अच्छा और विस्तृत करवाएंगे। तो हम लोग मतलब ये जो पूरा लिखा हुआ है बोर्ड पे, ये क्या है, ये मतलब क्वेश्चन है कि मतलब जो पहला चैप्टर है उसका ये सारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि इतने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और मतलब उसका निचोड़ पूरा निकाल लाए हैं आप लोग, केवल आप लोग को पढ़ना है। तो उसमें सबसे पहला ये मतलब टॉपिक था कि अमावस्या किसे कहते हैं, क्योंकि क्लास 6 तो जानते हैं छोटे बच्चों के लिए बुक एक प्रकार से होती है, मुश्किल से 11-12 साल के बच्चे, तो उसमें बहुत विस्तृत नहीं दिया है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके दिया हुआ है। तो ऐसे ही प्रश्न पूछा, लेकिन कोई भी बड़ा मतलब छोटे एग्ज़ाम से लेकर बड़े एग्ज़ाम तक इन्हीं से प्रश्न आते हैं। तो जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में हम मेरी कोशिश है कि इसमें आप लोग को मिल जाएगा। तो सबसे पहला कि इसमें पूछा था कि अमावस्या किसे कहते हैं। क्या पूछा था? अमावस्या। तो अमावस्या किसे कहते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं कि नए चंद्रमा की रात्रि को क्या कहते हैं, अमावस्या है। यहाँ पे लिख लेंगे या फिर हम बोले दे रहे हैं ऐसे लिखेंगे आप लोग कि जो है अमावस्या किसे कहते हैं, तो क्या कहेंगे, नए चंद्रमा की रात्रि को अमावस्या कहते हैं। ये सब आप लोग लिखेंगे क्योंकि हम यहाँ लिखेंगे तो बहुत समय हो जाएगा, तो इसलिए आप लोग लिखेंगे। उसमें सीधे तौर पे कोटेशन में पूछ लेता है कई थोड़ा थोड़ा अंतर करके। तो अमावस्या किसे कहते हैं, तो नए चंद्रमा की रात्रि को अमावस्या कहते हैं। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। अब उसमें दूसरा ये था कि पूर्णिमा किसे कहते हैं। प्रश्न पूछा था कि पूर्णिमा किसे कहते हैं। तो पूर्णिमा की बात करें तो पूर्ण चंद्रमा की रात्रि को क्या कहते हैं, लिख लीजिए अगर न लिख पाए तो। पूर्ण चंद्रमा की रात्रि को क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं। तो मैंने पहले बताया अमावस्या किसे कहते हैं, तो नए चंद्रमा की रात्रि को अमावस्या कहते हैं। लेकिन अगर पूर्णिमा की बात किया जाए तो पूर्णिमा क्या कहते हैं, पूर्णिमा को हम लोग, पूर्णिमा की परिभाषा अगर पूछी जाए तो पूर्ण चंद्रमा की रात्रि को पूर्णिमा कहते हैं। तो ये हो गया अमावस्या और पूर्णिमा। अब हम लोग देखते हैं कि उसमें पूछा था कि खगोल मतलब खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। क्या पूछा था, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। तो खगोलीय पिंड की बात किया जाए तो जो ये खगोलीय पिंड है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वह सभी वस्तुएं जो रात में चमकती हैं। आप लोग रात में देखते होंगे, छत पे लेटिए या फिर आंगन में, अगर आंगन में आप लोग लेटे तो दिखाई जो चीज़ें हमको आसमान में या कहीं चमकती हुई दिखाई देती हैं तो वो सारा क्या है, वो सब खगोलीय पिंड के अंदर मतलब अंतर्गत आता है। तो पहले मैंने बताया अमावस्या किसे कहते हैं, नए चंद्रमा की रात्रि को अमावस्या कहते हैं। और पूर्णिमा किसे कहते हैं, चंद्र जो है पूर्ण चंद्रमा की रात्रि को पूर्णिमा कहते हैं। खगोलीय पिंड क्या हो गया, वह सभी वस्तुएं जो रात में चमकती हुई हमें प्रतीत होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड। अब बात करते हैं कि तारा किसे कहते हैं। प्रश्न ऐसे पूछेगा न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग
खगोलीय पिंड की परिभाषा क्या होगी, उसमें 4 कोटेशन दे देगा, आपको टिक करना रहेगा। चारों आप लोग को सही लगेंगे, लेकिन अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पूछेगा तो उसमें आप लोग को बहुत ध्यान लगा के सोचना पड़ेगा। तो तारा किसे कहते हैं, ये सब फिलहाल हम बता चुके हैं पिछले मतलब जो हमने कंप्लीट करवाया है, लेकिन अब हम एनसीईआरटी की बुक स्टार्ट किए हैं तो उसमें जो भाई होगा वही तो हम करवाएंगे। तो मतलब तारा किसे कहते हैं, तो तारा, मैंने तारा के बारे में बहुत अच्छे से बताया है, लेकिन अब यहाँ देख लीजिए, तारा जो है वो गैसों से बना होता है। क्या होता है, गैसों से बना होता है। ये सब आप लोग लिखेंगे, हम लिखेंगे तो बहुत समय लगेगा, आप लोग ऐसे लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे तारा, तो ऐसे करके लिखेंगे। फिर तारा किसे कहते हैं, तो लिखेंगे तारा गैसों का बना होता है, पॉइंट वाइज डाल के। फिर तारा जो होता है उसमें वो सूर्य के, जो सूर्य में खुद का मतलब स्वयं में जो है, ये देखिए तारा जो होता है, तारा में मैंने क्या बताया कि ये गैसों के बने होते हैं। जब विस्फोट हुआ था तब उसी से सब निकले थे, गैलेक्सी और तारा और ग्रह उपग्रह पिंड। लेकिन जो इसकी पर्टिकुलर परिभाषा क्या होगा, ये गैसों से बना होता है और इसमें स्वयं की ऊर्जा होती है और स्वयं की ऊष्मा होती है। लेकिन अब तारा में ऊष्मा और ऊर्जा की बात आ गई है, तो ये जान लीजिए कि जब इसमें ऊष्मा और ऊर्जा बनने का कारण क्या है, तो इसमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया क्या है, उसमें ये होता है कि 4 हाइड्रोजन मिलकर जो है एक हीलियम, देखिए 1 2 3 4 मतलब 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। तब उसमें जो है ये जो तारा है, तारा में ऊष्मा और ऊर्जा जो आती है वो इसी के कारण आता है। मतलब नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के कारण तारे में जो होता है मतलब स्वयं की ऊष्मा और ऊर्जा होती है, और इन्हीं के मतलब ऊष्मा और ऊर्जा से जो ग्रह होते हैं वो प्रकाशित होते हैं। तो ये हो गया तारा। क्या बताया मैंने कि ये तारा जो होता है ये गैसों से बना होता है और इसमें स्वयं की ऊष्मा और ऊर्जा होती है, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें ये पूछा, मतलब ये प्रश्न है कि नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं, क्या नक्षत्र मंडल। तो नक्षत्र मंडल की बात किया जाए तो ये तारों के विभिन्न समूह, लिख लीजिए यहाँ पे, तारों के विभिन्न समूह को, तारों के विभिन्न, देखिए तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियाँ, क्या तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई, आप लोग लिख लेंगे कि तारों के, यहाँ पे देखिए ये जो नक्षत्र मंडल है ये तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियाँ, जो विभिन्न आकृतियाँ तारों के समूह से मतलब बनाई जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल। अगर बात किया जाए जो नक्षत्र मंडल है, एक सेकंड दूसरा इसके जो ले लें, नक्षत्र मंडल में बात किया जाए तो यहाँ पे लिख लीजिए कि नक्षत्र मंडल में मैंने बताया कि तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई आकृति, मतलब विभिन्न प्रकार की जो आकृतियाँ होती हैं, सिंपल वे में तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियाँ जो होती हैं वो नक्षत्र मंडल कहलाती हैं। आप लोग लिख लेंगे ये चीज़ जो हमने बताया है कि तारों के विभिन्न मतलब समूहों द्वारा जो बनाई गई आकृतियाँ होती हैं विभिन्न प्रकार की, उन्हें हम क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल। और नक्षत्र मंडल में अगर बात किया जाए कि ऐसे कौन से हैं तो हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख लेंगे कि जैसे उदाहरण लिख लीजिए, जैसे अर्सा मेयर, क्या हो जाएगा, अर्सा मेयर एक हो जाएगा, और यहाँ पे दूसरा क्या लिखेंगे, बिग बियर, क्या हो जाएगा, बिग बियर। मैंने बताया कि नक्षत्र मंडल उसे कहते हैं जो तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियाँ जो हैं वो नक्षत्र मंडल कहलाती है, जैसे अर्सा मेयर और बिग बियर। अब अर्सा मेयर और बिग बियर जो है ये क्या है, ये एक नक्षत्र मंडल ही है, और नक्षत्र मंडल, और जो ये अर्सा मेयर है, अर्सा मेयर इसकी बात किया जाए तो एक सेकंड, अर्सा मेयर तो ये जो है सप्तऋषि जो तारा है, आप लोग देखेंगे ये सप्तऋषि जो है, एक सेकंड, अर्सा मेयर जो है ये बात करें तो ये जो है सप्तऋषि का एक भाग है। क्या है, यहाँ पे लिख लीजिए, जो सप्तऋषि तारे के बारे में आप लोगों ने सुना होगा उसी का सप्तऋषि का एक भाग है। तो हमने क्या बताया कि नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं, तो तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई आकृति को जो है क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल, जैसे अर्सा मेयर और बिग बियर। अब बात करें कि अर्सा मेयर और बिग बियर जो है ये नक्षत्र मंडल ही है एक प्रकार से। तो ये अर्सा मेयर की बात करें
तो ये सप्तऋषि तारे का जो सप्तऋषि तारों का समूह, जो सप्तऋषि है नहीं, आप लोगों ने सुना होगा, तो वो जो है सप्तऋषि का एक भाग है। तो ये हो गया नक्षत्र मंडल। और जो मतलब नक्षत्र मंडल में आप लोगों ने 7 तारों का समूह देखा होगा, तो 7 तारों के समूह कुछ इस प्रकार से बने होते हैं। ये देखिए, अगर वहाँ नहीं देख पाते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए, 1 सेकेंड। जो 7 तारों का समूह है आप लोग देखे होंगे, यहाँ पे ऐसे ऐसे बना होता है, 2, 3 और 4 और फिर 5, और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, 2 एक सीधे में होते हैं यहाँ पे। मतलब ये चीज़ बात करें तो 2 सीध में आ जाते हैं। तो ये 7 तारों का आप लोग देखे होंगे, कहीं पे देखे होंगे कि उत्तर की तरफ 7 तारों के एक ही जगह पे कई तारे चमकते हुए आप लोग को प्रतीत होता होगा। तो ये जो है सप्तऋषि तारा ही है। तो नक्षत्र मंडल जो है, ये मैंने बताया था क्या कि जो है नक्षत्र मंडल की बात करें तो ये मतलब बता दिया हमने कि तारों के विभिन्न जो है समूहों द्वारा बनाई गई जो विभिन्न प्रकार की आकृतियां हैं उसे क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल। और नक्षत्र मंडल में जैसे कि मैंने बताया कि अर्सा मेयर और बिग बियर, और मैंने बताया कि ये नक्षत्र मंडल का ही एक भाग है। तो ये भी मैंने बता दिया कि तारों जो सप्तऋषि तारा है, जो मैंने बताया कि सप्तऋषि का एक भाग क्या है, अर्सा मेयर। तो सप्तऋषि की जो आकृति है वो इस तरह कुछ बना है आकृति। तो ये हो गया। अब हम इसके बारे में आगे देखते हैं। अब पूछा है एनसीईआरटी में ही कि ग्रह किसे कहते हैं। तो हमने आप लोग को बताया था कि जब बिग बैंग थ्योरी हुई थी, मतलब बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग जब पृथ्वी, मतलब जब वो गोला जो था वो उसका बिग बैंग हुआ था, मतलब विस्फोट हुआ था, महाविस्फोट, तब उसी में से सब कुछ निकला था। मतलब ग्रह, उपग्रह, गैलेक्सी, उल्कापिंड, क्षुद्र तारे, जब जो भी कुछ है वो सब उसी में से निकला था। तो अब इसमें केवल क्लास 6 में फर्स्ट चैप्टर में यही दिया है कि ग्रह के बारे में बताओ क्या है। तो ग्रह में सिंपल भाषा में जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। क्या बताया मैंने, जैसे पृथ्वी मैंने बताया, मैंने 8 ग्रह आप लोग को बताए थे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो इसमें अगर बात करें तो जो पृथ्वी है, मैंने आप लोग को 2 गतियाँ बताई थी, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। तो मैंने बताया था कि जो है अपने अक्ष पर कोई चीज़ घूमता है तो उसे हम घूर्णन गति कहते हैं, और जब कोई अपने अक्ष पर घूमते हुए और फिर मतलब जैसे लट्टू आप लोग खेले होंगे बचपन में। तो लट्टू को जैसे कि आप फेंकिए तो वो अपने अक्ष पे भी घूमती है और घूमते घूमते वहाँ भी घुमाती है। तो वैसे ही, तो अगर अपने अक्ष पे घूमती है तो उसको घूर्णन, और घूमते घूमते अगर घुमाती है तो उसे परिक्रमण गति कहते हैं। तो वही पूछा है कि ग्रह किसे कहते हैं। तो ग्रह जो मतलब ग्रह किसे कहते हैं, तो बात करें ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर जो लगाते हैं उन्हें हम ग्रह कहते हैं। क्या, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रह। और ग्रहों के जो बात किया जाए कि ग्रहों का चक्कर लगाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उपग्रह। जैसे ये तारा है, तारा के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं उन्हें हम ग्रह कहते हैं। और अगर मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी का कोई चक्कर लगाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उपग्रह। और ग्रह जो होता है वो जो होता है तारे के उष्मा और ऊर्जा से प्रकाशित होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यही कि ग्रह में उष्मा और ऊर्जा स्वयं की नहीं होती है, ये तारों के उष्मा और ऊर्जा से स्वयं अपना मतलब प्राप्त करते हैं। तो अब ये प्रश्न आया था, ये तो हो गया। अब ये मतलब प्रश्न नहीं, मतलब ये अगला टॉपिक की बात करें तो वो है कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए कि छल्ले की बात करा जाए तो वो एनसीईआरटी के अनुसार मतलब कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जिसमें छल्ले पाए जाते हैं। तो उसकी बात करें तो यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे बृहस्पति, शनि और यूरेनस। यहाँ आप लोग लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, बृहस्पति, शनि और यूरेनस। मतलब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाएगा तो छल्ले मतलब कौन ऐसे ग्रह हैं जिसके मतलब चारों तरफ छल्ले पाए जाते हैं। तो कौन कौन से, पृथ्वी नहीं, बृहस्पति, शनि और यूरेनस। तो हमने ये 3 बता दिए। अब अगर बात किया जाए कि फिर इसके बाद में इतना ही दिया था, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है। ऐसे पूछेगा कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनमें छल्ले पाए जाते हैं, तो वो है बृहस्पति, शनि और यूरेनस। अब हम लोग देखते हैं कि ये अगर बात की जाए कि छल्ले जो होते हैं वो किससे बने होते हैं,
तो वो असंख्य छोटे छोटे जो पिंड होते हैं उन्हीं से बने होते हैं। छोटे छोटे पिंड, अब इतने बड़े छोटे नहीं, लेकिन मतलब किताबों के अनुसार देखा जाए तो उसको छोटा ही कहा जाएगा। तो छोटे छोटे पिंडों से बने असंख्य पिंड जो होते हैं वो जो है उसी से छल्ले बने होते हैं। अब एनसीईआरटी में अगला टॉपिक क्या पूछा, मतलब क्या दिया था कि बुद्ध के बारे में थोड़ा सा टिप्पणी किया गया था। इतना ही कि बुद्ध की बात किया जाए तो बुद्ध का परिक्रमण, मैंने आप लोग को 2 गतियाँ बताई थी। गतियाँ आप लोग को बहुत ध्यान से देखना है। मतलब जैसे हमने बताया, ये चीज़ अगर इस तरह घुमाओ कोई चीज़ तो ये हो गया घूर्णन गति। लेकिन अगर ये घूर्णन गति करते हुए ये मतलब घूम भी रही है और फिर भी घूम रही है तो उसे हम परिक्रमण गति कहते हैं। तो हमने मतलब ये कहा था कि इसमें ये पूछा गया था कि जो है बुद्ध, एक सेकंड, बुद्ध का पूछा था कि एक परिक्रमण काल कितना, मतलब कितने दिन में पूरा करता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, एक सेकंड रेड से लिख दें। बुद्ध एक परिक्रमण काल जो है वो 88 दिन में पूरा करता है। मतलब परिक्रमण की बात, मतलब अपने अच्छे पर घूमते हुए एक चक्कर जब लगाता है तो उसे हम कहते हैं परिक्रमण काल, परिक्रमण गति। तो ये अपना एक परिक्रमण गति जो बुद्ध जो ग्रह है वो 88 दिन में पूरा करता है। अब बात करें कि घूर्णन गति जो अपने अक्ष पर, अपने धुरी पर घूमता है तो वो कितने में, वो 59 दिन में कंप्लीट करता है। मतलब एक धुरी घूमने में कितना समय लेता है, 59, मतलब जो है 59 दिन। और फिर इसके बाद में परिक्रमण गति 88 दिन में, तो ये हो गया 88 दिन में, और वो मैंने बताया 59 दिन। तो ये हो गया बुद्ध। अब हम बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह में केवल परिक्रमण और ध्रुव जो है, परिक्रमण और धुरी पर जो घूमती है घूर्णन गति, यही 2 केवल पूछा था। तो शुक्र जो है, शुक्र की बात करें तो शुक्र का अगर परिक्रमण गति कहा जाए तो वो हो जाएगा 255 दिन। 255 दिन में जो शुक्र है वो एक परिक्रमण काल कंप्लीट कर लेती है। और बात करें शुक्र की घूर्णन गति तो 243 दिन, क्या हो जाएगा 243 दिन। आप लोग ये लिखते चलेंगे। तो मैंने शुक्र के बारे में बताया, इसका परिक्रमण गति मतलब परिक्रमण काल जो है एक कंप्लीट करने में 255 दिन का समय लगता है, और अगर जो है घूर्णन गति की बात किया जाए तो 243 दिन का। अब हम लोग मंगल की बात करते हैं। मंगल की बात करें, मंगल में केवल इतना पूछा था, मतलब इतना दिया हुआ था कि इसके कितने उपग्रह, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मंगल में कितने उपग्रह हैं मंगल के पास, तो वो है कितने, यहाँ पे लिख लीजिए 2 उपग्रह। कितने हैं, 2 उपग्रह हैं। अब हम लोग बात करते हैं अगले ग्रह की। अगला ग्रह क्या है, शनि। शनि में भी केवल परिक्रमण पूछा था और घूर्णन, और इसके पास कितने उपग्रह ये पूछा था। तो अगर बात करें शनि ग्रह जो है उसका परिक्रमण की बात करें तो वो 29 साल में कंप्लीट करता है। कितने, 29 साल में। और घूर्णन की बात करें तो ये 10 घंटे में, कितने, 10 घंटे में। और इसके पास उपग्रह अगर बात किया जाए तो उपग्रह लगभग हैं 30 उपग्रह से ज़्यादा, 30 से ज़्यादा। तो हमने बताया कि शनि के पास, शनि जो है इसका परिक्रमण 29 साल और 10 घंटे घूर्णन हो जाएगा, और 30 से ज़्यादा जो है उपग्रहों की संख्या। अब हम बात करते हैं यूरेनस की बात। यूरेनस में भी सेम क्वेश्चन कितना पूछा था। तो यूरेनस की बात किया जाए तो ये परिक्रमण जो है अपना कितने में पूरा करता है, 84 वर्ष में। एक परिक्रमण काल जो है वो 84 वर्ष में पूरा करता है। और बात करें कि घूर्णन कितना पूरा करता है तो वो 17 घंटे में, कितने, 17 घंटे में। और इसके पास अगर उपग्रहों की बात करें तो ये जो है यूरेनस के पास में लगभग जो है 17 उपग्रह है। कितने हैं, 17 उपग्रह। तो यहाँ पे लिख लीजिए 17 उपग्रह लगभग हैं। आप लोग ये सब लिख लेंगे अगर मतलब जैसे कि नोट्स, देखिए नोट्स तो आप अपने अनुसार, अगर हम चाहते तो इसको पूरा छपवा दें, लेकिन हम जो बोल रहे हैं उसको अगर अपनी भाषा में लिखेंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे, आप लोग को बहुत जल्दी याद हो जाएगा। मतलब अगर हमसे पढ़ के फिर अगर कभी मान लीजिए थोड़ा बहुत अगर भूले, पहले भूलेंगे नहीं आप लोग, लेकिन अगर भूल गए तो एक बार कॉपी उठा के अपनी भाषा में लिखे गए चीज़ जो होती है वो बहुत जल्दी याद होती है। तो मैंने यूरेनस के बारे में बता दिया। अब नेपच्यून, इस तरह से लिखेंगे नेपच्यून, जिसे यहाँ पे लिखेंगे, अगर आप लोग को लिखना बता दें तो नेपच्यून में अगर हम बात करें तो इसमें जो है अगर बात करें कि इसका मतलब परिक्रमण काल तो हो जाएगा,
165 वर्ष, क्या हो जाएगा 165 वर्ष। परिक्रमा मतलब इस तरह घूमती है, अपनी धुरी के साथ घूमते हुए इस तरह मतलब एक चक्कर लगाती है। तो ये नेपच्यून का अगर परिक्रमण बात करें तो ये कितना हो जाएगा 165 वर्ष। और अगर बात करें क्या घूर्णन की, घूर्णन हो जाएगा यहाँ पे 16 घंटे में एक घूर्णन कंप्लीट कर लेती है, 16 घंटा में, ठीक। तो अब इसके अगर मतलब उपग्रहों की बात करें तो ये हो जाएगा 83 उपग्रह। कितना हो जाएगा 83 उपग्रह। तो हमने बताया कि ये जो है नेपच्यून जो है ये अपना एक परिक्रमण गति की बात करें, परिक्रमण काल वो 165 वर्षों में पूरा करता है, घूर्णन जो है 16 घंटे में। और इसके पास अगर उपग्रह की बात करें तो ये कितने हैं 83 उपग्रह लगभग हैं। तो ये हो गया न्यू NCERT के अकॉर्डिंग। अब अगला देखते हैं, उसमें दिया था कि सोल क्या है। तो अगर बात किया जाए कि रोमन, आप लोग रोमन साम्राज्यवादी पढ़े होंगे, रोमन साम्राज्य, तो रोमन में सूर्य को सोल कहा जाता है। सोल से ही सौर मंडल बना है, सौर मंडल या सोलर सिस्टम कह सकते हैं। तो सोल रोमन में क्या कहा जाता है, सूर्य को सोल मतलब जो है सूर्य को सोल कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि अगला टॉपिक की बात करें तो आर्यभट्ट खगोल शास्त्री जो थे, आर्यभट्ट के बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा। तो जो आर्यभट्ट थे इन्होंने जो है ये बात कही थी कि जो है उपग्रहों के बारे में इन्होंने एक चीज़ बताई थी, मतलब जो खगोल शास्त्री आर्यभट्ट हैं इन्होंने क्या कहा था कि उपग्रह जो है सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। किससे? सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे प्रकाश से चमकते हैं। ऐसे प्रश्न पूछेगा कि महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के अनुसार उपग्रह किसके प्रकाश से चमकते हैं, तो वो है सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। इनका इतना ही स्टेटमेंट था। अब अगर बात करें कि NCERT के अनुसार सौर मंडल में क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब उसमें जितना दिया है उतना ही याद रखेंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अलग बुक में तो कई प्रकार से दिए रहते हैं, लेकिन अगर उसमें न्यू NCERT लिख गया तो उसी के अनुसार वो डेटा माइनिंग मांगेगा बस। तो NCERT के अनुसार सौर मंडल में क्या क्या चीज़ें हैं, तो लिख लीजिए यहाँ पे सौर मंडल में 8 ग्रह और क्या एक सूर्य, यहाँ पे लिख लीजिए एक सूर्य हो जाएगा। देखिए NCERT के अनुसार सौरमंडल में सूर्य मैंने बता दिया, 8 ग्रह और क्या हो जाएगा उपग्रह हो जाएगा। और देखिए 4 चीज़ें, एक क्या हो जाएगा, एक 8 ग्रह और सूर्य उपग्रह और एक क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिए उल्का पिंड। हमने बताया उसमें पूछा था कि NCERT के अनुसार सौरमंडल में क्या क्या चीज़ें हैं, तो है 8 ग्रह, सूर्य, उपग्रह और उल्का पिंड। यही मतलब क्रम से दे देगा, कभी उल्का पिंड और कुछ चीज़ें ऐड करके दे देगा। तो लेकिन आप लोग को NCERT के अनुसार अगर बताना है तो 8 ग्रह, सूर्य, उपग्रह और उल्का पिंड, ये हमारे सौरमंडल में न्यू NCERT जो NCERT के अनुसार इतनी चीज़ें सौरमंडल में हैं। अब बात करें कि पूछा था कि न्यू NCERT के अनुसार सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है। वैसे तो आई थिंक मतलब वैसे अन्य जो बुक होती हैं, जो अन्य किताबें होती हैं उपलब्ध हैं, उनमें तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर दूरी की बात किया जाए तो शायद 14.98 मतलब 14.98 जो है करोड़ किलोमीटर था। लेकिन अगर मतलब NCERT के अनुसार पूछा जाए तो वो हो जाएगा 15 करोड़। यहाँ पे लिख लीजिए, ऐसे लिखेंगे आप लोग। NCERT के अनुसार सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, मतलब सूर्य पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो कितना हो जाएगा, 15 करोड़ किलोमीटर लगभग हो जाएगा। कितना हो जाएगा, देखिए जो NCERT के अनुसार सूर्य पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर लगभग। अब अगर बात करें, ये तो हो गया। अब जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं, क्या हो जाएगा, जुड़वा ग्रह। तो हमने आप लोग को बताया था 8 ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और राहु। तो जो मतलब शुक्र है और पृथ्वी, अगर आप लोग देखेंगे तो उनका जो आकार है, मतलब अगर पृथ्वी इतनी बड़ी है तो जो शुक्र है वो भी इतनी बड़ी, मतलब आप लोग देखेंगे तो ये नहीं पता कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए 2 जुड़वा बच्चे होते हैं या 2 बहनें हैं, तो मान लीजिए ये भी सेम इसी तरह है
और ए भी, तो आप लोग पहचान नहीं पाएंगे कि कौन कौन है। जैसे मेरी 2 फ्रेंड हैं तो उनका शक्ल एकदम जैसे मिलता है, तो हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। अब हम हमेशा उसके साथ रहते तो हमको पता है, लेकिन पहली बार जब हम देखे उसके बहन को तो पहचान ही नहीं पाए। तो ये बात करें कि जो मतलब जैसे कि पृथ्वी और शुक्र जो दोनों ग्रह हैं, वो जो है एकदम आकार में देखने पर बहुत हल्का माइन्यूट, मतलब बात करें तो अंतर होता है। तो ये दोनों सेम आकार में होती हैं, बहुत कम छोटा बड़ाई मतलब कर सकते हैं, कह सकते हैं। इसलिए इनको जो क्या कहा जाता है, जुड़वा ग्रह कहा जाता है। तो प्रश्न पूछा था एनसीईआरटी में कि जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी और शुक्र। ये हो गया। अब प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन जो है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो खगोल संगठन है, उसमें मतलब कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनको बौने ग्रह में शामिल कर लिया गया है। तो वो है, एक है 2003 UB313, मतलब 2003 UB313, और एक जो है मतलब इसका एक सेकंड, हाँ, तो और एक सीरस और प्लूटो। मतलब क्या है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन के अनुसार 2003 UB313 सीरस और प्लूटो को जो है बौने ग्रह में रख दिया गया है, बौने ग्रह में शामिल कर दिया गया है। तो बौने ग्रह अगले टॉपिक में बताया गया है उसके बारे में, तो हम उसको बौने ग्रह में ही बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। तो ये हो गया, मैंने क्या बताया, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन 2003 UB313 जो सीरस प्लूटो को जो है वो बौने ग्रह में शामिल कर दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं अगला कि पृथ्वी, पूछा था कि पृथ्वी के बारे में कुछ जो चीज़ें वर्णित थी, उसमें पृथ्वी को कितने नामों से जाना जाता है। उससे पृथ्वी को जो है अद्भुत ग्रह कहा जाता है। अद्भुत ग्रह क्योंकि देखिए बहुत सारे ग्रह हैं, एक पृथ्वी ही एकमात्र ऐसी ग्रह है जिसपे जीवन संभव है, मतलब जीवन जीने जैसी परिस्थितियाँ जो हैं वो केवल पृथ्वी पर है। पृथ्वी पे ही वायुमंडल है जो हमारे मतलब तापमान को मतलब कंट्रोल करता है, मतलब जो है एक चद्दर, बात कर सकते हैं कि चद्दर का काम करता है, मतलब ऊष्मा को न बाहर फेंकता है, मतलब बाहर जाने देता है, जिससे हमारा जो है जीने लायक परिस्थितियाँ बना हुआ है। तो इसलिए पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहा जाता है और पृथ्वी को नीला ग्रह। तो कभी कभी प्रश्न में अद्भुत ग्रह करके प्रश्न पूछता है, कभी कभी नीला ग्रह, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। तो पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। नीला ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर आप लोग आसमान में जाएंगे, आसमान से मान लीजिए कभी आप लोगों ने एयरप्लेन से अगर मतलब यात्रा की है, तो अगर उड़ान भरी कभी बात करें यात्रा अगर किए होंगे तो देखे होंगे कि पृथ्वी पर अधिकतर चीज़ें जो है या तो थोड़ा बहुत हरा दिखाई देता है या तो नीला, इसलिए क्योंकि वहाँ इसमें जो है 2/3 पानी है, मतलब जो पृथ्वी है उस पर क्या है 2/3 पानी है, ऐसा इसलिए है, ठीक। मतलब तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी 5वां बड़ा ग्रह है। देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, अगर मतलब बड़े के अनुसार देखा जाए, आकार के अनुसार, तो पृथ्वी जो है वो 5वां बड़ा ग्रह है। और अगर मतलब इस तरह देखें कि सबसे पहले कौन आता है, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, और वैसे अगर मतलब देखा जाए क्रम के अनुसार तो तीसरे नंबर पे पृथ्वी आती है, और पृथ्वी 5वें नंबर का जो बड़ा ग्रह है। इसे अद्भुत ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। नीला ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि 2/3 जो पानी है वो पृथ्वी पर उपस्थित है। अब हम लोग देखते हैं कि भू आप किसे कहते हैं। यहाँ पे लिखा है, अब आप लोग को ना दिखाई दे तो हम बताते हैं कि पृथ्वी के पास में जो है मतलब पृथ्वी के बात करें तो जो है चपटी होने के कारण, आप लोग पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी को मूलतः मतलब माना जाता है कि जो है मतलब ये गोल है। आप खुद सोचिए इतनी बड़ी बड़ी झीलें पाई जाती हैं, मान लीजिए ये पृथ्वी है, एक सेकंड, जैसे ये पृथ्वी गोल अब माना जाएगा, लेकिन इसमें देखिए बहुत बड़े बड़े पहाड़ मतलब गहराई में झीलें पाई जाती हैं, बहुत गहराई में जो है मतलब क्या बोलते हैं सागर पाया जाता है। तो बताइए पृथ्वी गोल रह गई? तो गोल नहीं है, एक प्रकार से कह सकते हैं। तो केवल पढ़ा दिया जाता है कि गोल है, एकदम से गोल थोड़ी ना है। तो पृथ्वी कहीं चपटी है, कहीं उठी है, कहीं पठार है, कहीं पर्वत है, तो गोल नहीं मानते, मतलब एक रूप वैसे छोटा कह दिए, लेकिन ये पृथ्वी जो है वो गोल नहीं है। तो पृथ्वी के पास जो बात करें तो ये चपटी है, चपटी होने के कारण पृथ्वी तो
मतलब ध्रुव पे ही कह सकते हैं कि किनारों पे चपटी होती है और 23.5 डिग्री पर झुकी भी है, तो इसलिए उसको क्या कहा जाता है, भूआब। भूआब का मतलब होता है ये, भूआब का मतलब होता है पृथ्वी के आकार समान। क्या? पृथ्वी के आकार समान। अब हम लोग देखते हैं प्रकाश गति के बारे में दिया हुआ था। प्रकाश गति की बात करें तो इसको मिटा दे एक सेकंड। ये तो प्रकाश की गति पूछा था कि प्रकाश की गति कितने लाख किलोमीटर प्रति सेकंड में जो है ये चलती है। तो प्रकाश की गति की बात करें, एक सेकंड, गति इसकी हो जाएगी, यहाँ पे लिख लीजिए, ये हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो प्रकाश की जो गति है वो क्या हो जाएगा, 3 लाख किलोमीटर प्रति जो है सेकंड। और अगर बात करें कि प्रकाश जो है सूर्य से प्रकाश पृथ्वी में आने में मतलब कितना समय लगता है, मतलब सूर्य की जो रोशनी है, जो सूर्य का प्रकाश है, जो सूर्य की मतलब रे होती हैं, वो पृथ्वी पर आने में कितना समय लेती हैं, तो वो होता है 8 मिनट। क्या हो जाएगा, 8 मिनट। अब हम इसके आगे देखते हैं कितना बाकी है, तो इसके आगे देखते हैं। तो अब जो प्रश्न है उसको देख लीजिए। अब जो ये प्रश्न है पूछा गया था, मतलब जो एनसीईआरटी में जो फर्स्ट चैप्टर में जो वाक्य है उसमें है कि नील आर्मस्ट्रांग के बारे में दिया गया था कुछ पॉइंट। उसमें ये कहा है कि नील आर्मस्ट्रांग जो है ये जो चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले जो है इन्होंने ही मतलब जो नील आर्मस्ट्रांग है ये चंद्रमा पर सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर अपने पैर रखने वाले पहले व्यक्ति थे, जो है नील आर्मस्ट्रांग। और इनकी बात करा जाए कि कब इन्होंने रखा था, तो वो कब इन्होंने किया था, एक सेकेंड यहाँ पे लिख लीजिए, 21 जुलाई, यहाँ पे लिखिए 21 जुलाई 1969 में। कब? नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा यानी मून की सतह पर मतलब सरफेस पर पैर रखने वाले मतलब जाने वाले जो व्यक्ति थे, कब गए थे, 21 जुलाई 1969 में। अब बात करें कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का, ये पूछा गया है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना है, तो वो 1/4 है। क्या है? 1/4। व्यास का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे केंद्र है इसको त्रिज्या बोलेंगे, और अगर यही चीज़ इधर मिला दिया जाए तो इसको व्यास बोलेंगे। मतलब क्या होता है, त्रिज्या बराबर होता है d/2, यानी कि जो बात करें कि जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। और अगर बात करें व्यास बराबर अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 2 त्रिज्या के बराबर है। 2r बराबर इधर पक्षांतर कर लीजिए d, तो 2 त्रिज्याएँ मिलकर एक मतलब बात करें तो ये क्या हो जाता है, व्यास। तो जो होता है ये व्यास कहते हैं। तो क्या है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का क्या है, 1/4 है। अब बात करें कि पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी पूछा है, मतलब न्यू एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें दिया है कि चंद्रमा से पृथ्वी से और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, तो वो दूरी क्या है, यहाँ पे लिख लीजिए 3,84,000 किलोमीटर। देखिए अभी हम आप लोग को बताए थे सूर्य से जब दूरी लेते थे तब कितना करोड़ों में चली जाती थी, लेकिन चंद्रमा और पृथ्वी मतलब चंद्रमा थोड़ा नज़दीक है। जो चंद्रमा चूँकि पृथ्वी का एक उपग्रह है तो चंद्रमा थोड़ा नज़दीक है। तो बात करें कि इसकी दूरी कितनी है, 3,84,000 किलोमीटर। अब हम अगर चंद्रमा के बारे में कुछ देखते हैं कि चंद्रमा का जो परिक्रमण मतलब चारों तरफ जो चक्कर लगाती है, मतलब घूर्णन अक्ष पर घूमते हुए चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो चंद्रमा का जो परिक्रमण और घूर्णन जो है वो समान है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर बात करें कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा का घूर्णन की बात करें मतलब अपने अक्ष पे घूमना, तो घूर्णन का बात करें एक चक्कर पूरा करती है कितने दिन में, 27 दिन में। और परिक्रमण की बात करें तो वो भी जो है वो 27 दिन में ही कंप्लीट करती है। तो देखिए दोनों समान हो गया कि नहीं, तो ये समान हो जाएगा। इसलिए मतलब अगर बात करें तो हमें मतलब जो चंद्रमा है, चंद्रमा का जो घूर्णन गति और परिक्रमण गति दोनों समान है, मतलब 27 दिन दोनों, तो दोनों समान होने के कारण हमें पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक भाग ही दिखाई देता है। तो प्रश्न में आता है कि हमें चंद्रमा का एक ही भाग क्यों दिखाई देता है, क्योंकि इसका घूर्णन गति और परिक्रमण गति, घूर्णन गति मतलब अपने धुरी पर ही घूमना,
और परिक्रमण मतलब धुरी पर घूमते हुए भी ऐसे ऐसे मतलब अपने चारों तरफ चक्कर लगाना। मतलब इस तरह घूमेगा तो धुरी, और धुरी पर घूमते हुए भी चक्कर लगाए तो वो परिक्रमण। तो ये दोनों समान है, इसलिए जो है हमें जो मतलब जो है परिक्रमण गति, चंद्रमा का परिक्रमण गति और घूर्णन गति समान होने के कारण हमें पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। तो बात करें कि बिल्कुल अगर बात करें तो ये शुक्र की तरह ऐसे। अब उसमें पूछा है कि क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं। तो क्षुद्र ग्रह की बात करें तो मैंने आप लोग को बताया था कि क्या बताया था कि मंगल और बृहस्पति के बीच में, यहाँ पे अरे सॉरी, देखिए जैसे ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और बस अरुण 8। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया हम। तो क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वो बात करें कि क्षुद्र ग्रह तो क्या हो जाएगा, ये मंगल और बृहस्पति के बीच में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये मंगल हो गया और बृहस्पति, यहाँ पे मंगल और ये बृहस्पति, इनके बीच में ये क्षुद्र पेटिका पाई जाती है। क्षुद्र मतलब एक एस्टेरॉयड बेल्ट भी कहते हैं इनको। तो इसमें इतना ही पूछा था कि क्षुद्र ग्रह क्या है, तो वो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाने वाली एस्टेरॉयड बेल्ट, या फिर क्या कहेंगे जो मतलब मंगल और बृहस्पति के बीच में जब विस्फोट हुआ था, मैंने आप लोग को बिग बैंग थ्योरी बताई थी कि कैसे विस्फोट हुआ था। तो जब विस्फोट हुआ था उसके बाद में जो है ये जो क्षुद्र ग्रह हैं ये ग्रहों से टूटकर जो है अलग हो गए थे। तो क्षुद्र ग्रह हमने क्या बताया कि मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाने वाले जो विस्फोट के बाद ये ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे, तो वही ये एस्टेरॉयड बेल्ट बन गई है। मतलब एक मतलब सिंपल भाषा में कि क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाने वाली जो ग्रहों से टूटकर अलग हुए थे वही इसमें अभी घूम रहे हैं। तो ये बात हो गई क्षुद्र ग्रह, ये न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं कि उल्का पिंड कैसे कहते हैं। ये बात हो गया क्षुद्र ग्रह। अब उल्का पिंड की बात करते हैं तो उल्का पिंड जो होता है वो सूर्य के चारों तरफ जो है, यहाँ पे लिख लीजिए, सूर्य के चारों तरफ पत्थरों के टुकड़े जो मतलब जैसे कि ये सूर्य है तो सूर्य के चारों तरफ पत्थरों के टुकड़े मतलब घूमते रहते हैं। मतलब जब विस्फोट हुआ था तो उसमें से बहुत सारे चीज़ निकले थे, तो जो मतलब जो बड़े बड़े टुकड़े निकले जो ग्रहों का रूप नहीं ले पाए वही सब ये सब घूम रहे हैं, तो उन्हीं को कुछ नाम दे दिया गया है जो जैसा कार्य करता है। तो उल्कापिंड क्या है, ये सूर्य के चारों तरफ पत्थरों के टुकड़े जो हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उल्कापिंड। और बात करें तो कभी कभी घर्षण के कारण मतलब जो फ्रिक्शन के कारण है जो ये पृथ्वी पर कभी कभी जो है पृथ्वी की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, पृथ्वी पर आ जाते हैं कभी कभी। क्या मैंने बताया, उल्कापिंड सूर्य के चारों तरफ जो ये पत्थरों के छोटे छोटे होते हैं टुकड़े, तो वो होते हैं उल्कापिंड। और कभी कभी ये फ्रिक्शन, आप लोगों ने यूट्यूब पर बहुत लोग अच्छे बात करें तो टीचर मतलब साइंस पढ़ाते हैं, तो आप लोग वहाँ से पता कर लेंगे फ्रिक्शन क्या होता है, घर्षण क्या होता है, रोड पे चलते हैं क्यों चलते हैं, सब मतलब घर्षण अच्छा टॉपिक है। तो क्या बताया मैंने कि उल्कापिंड सूर्य के चारों तरफ जो है पत्थरों के टुकड़े को हम क्या कहते हैं, उल्कापिंड। और कभी कभी ये घर्षण के कारण हमारी पृथ्वी पर भी आ जाते हैं। अब बात करें कि एक चीज़ प्रश्न है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ कैसा चक्कर लगाते हैं, तो वो दीर्घवृत्ताकार प्रश्न में दिया रहता है, दीर्घवृत्ताकार की वृत्ताकार की अंडाकार कैसे चक्कर लगाते हैं, तो वो दीर्घवृत्ताकार। आप लोग ध्यान रखिए कि दीर्घवृत्ताकार किसे कहते हैं। तो एक सेकंड हम थोड़ा, तो दीर्घवृत्ताकार जो होता है वो यहाँ पे लिख लीजिए कि ये मान लीजिए यहाँ पे सूर्य बना दीजिए और यहाँ पे भी एक बना दीजिए, सूर्य यहाँ बना दीजिए। तो ये बात करें कि दीर्घवृत्ताकार, तो दीर्घवृत्ताकार मतलब सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ कैसा चक्कर लगाते हैं, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में। अब दीर्घवृत्ताकार किसे कहते हैं, जब ये जो सूर्य है, सूर्य एक कोने पर है, देखिए कोने पर कहीं बीच में थोड़ी ना है, तो इसी तरह तो सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो हम इसे कहेंगे कि दीर्घवृत्ताकार। मतलब सूर्य एक कोने पर अवस्थित हो तो उसे हम कहेंगे दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। अगर वृत्ताकार कहें तो सूर्य बिल्कुल बीच में आ जाएगा। क्या, सूर्य बिल्कुल बीच में आ जाएगा। तो देखें कोई टॉपिक बचा है कि नहीं। तो एक बार फिर से देख लीजिए, न्यू एनसीईआरटी बुक ये मैंने बताया, ये बुक है, इसमें से मैंने पूरा एक चैप्टर कंप्लीट करवा दिया। अब इसमें से प्रश्न जो पूछा गया है मैंने पूरा का पूरा पढ़ा दिया है। इसमें से प्रश्न देखिए कैसे पूछा गया है। इसमें पूछा है कि ग्रह और तारे में अंतर, मैंने ग्रह और तारा बता दिया। प्रश्न देख लीजिए, और मैंने ये भी बताया कि जो तारों
में जो है स्वयं का जो है तो प्रकाश और अरे क्या नाम है ऊष्मा होती है, जबकि ग्रह में ऐसा नहीं है। फिर बात करें कि सौरमंडल से आप क्या समझते हैं, हमने ये भी बता दिया कि आकाशगंगा का एक भाग है, भी बताया है। फिर इसमें प्रश्न पूछा गया है कि सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के क्रम लिखिए, अभी जस्ट बताया, लिख लीजिए। फिर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये मैंने बताया। फिर इसमें प्रश्न दिया है कि हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं, अभी मैंने बताया क्योंकि उनकी परिक्रमण का और जो घूर्णन गति मैंने बताया था कि 27 दिन में पूरा करती है, सेम है दोनों, तो इसलिए जो है हमें चंद्रमा के एक ही भाग को हम इसलिए देख पाते हैं। तो अब इसमें टिक करने वाला है कि किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है, अभी बताया मैंने क्या, शुक्र। फिर है सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह क्या है, तो वो पृथ्वी मैंने बता दिया। देख लीजिए प्रश्न, अगर हमने जो चैप्टर पढ़ाया है फिर प्रश्नों को देखेंगे आप लोग तो कितना मतलब कहीं ऐसा लग रहा है कि कोई क्वेश्चन ना पढ़ाया है मैंने। फिर प्रश्न है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं, तो वो दीर्घ वृत्ताकार। मैंने ये भी बताया कि जब कोने पर होता है तो दीर्घ वृत्ताकार, जब सूर्य कोने पर होता है तब दीर्घ वृत्ताकार, और वृत्ताकार उसे कहते हैं जब सूर्य बीच में बिल्कुल केंद्र में अवस्थित होता है। तो ये हो गया, तो ये दीर्घ वृत्ताकार इसका आंसर हो जाएगा। फिर प्रश्न है कि ध्रुव तारे की किस दिशा का ज्ञान जो है अभी मैंने एक चीज़ बताया था कि प्राचीन काल में जो दिशा का हम लोग मतलब दिशा जो हमारे पूर्वज हैं मतलब वो दिशा का निर्धारण कैसे करते थे, वो तारों को देख के ही दिशा का निर्धारण करते थे। तो लिखा कि ध्रुव तारे के किस दिशा का ज्ञान होता है, तो उत्तर ध्रुव। अब हमेशा प्रश्न में आता है कक्षा 6, 7, 8 में कि ध्रुव तारा किस ओर स्थित है, तो वो उत्तर की तरफ कह देते थे हम लोग। फिर प्रश्न दिया है कि क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाया जाता है, अभी मैंने बताया था क्या, मंगल और बृहस्पति, ये टिक कर देंगे। फिर पूछा है बस कुछ है ही नहीं, पूरा चैप्टर कंप्लीट, एक चैप्टर मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया। तो अभी ये हमने जल्दी ही बुक मंगवाई है भैया से, मेरे पास भी नहीं था। तो हम सोच रहे हैं कि जियोग्राफी अगर पढ़ा रहे हैं तो मतलब जैसे कि 6 से लेकर 12 तक पूरा कंप्लीट करवा दें, और फिर पूरा मतलब अगर जियोग्राफी कोई पढ़ लेगा तो हमें नहीं लगता है कि बिल्कुल कुछ छूटने वाला है। तो हमने आज आपको पूरा एकदम विस्तृत रूप से बता दिया कि पृथ्वी किसे कहते हैं, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, मतलब क्लास 6 में जितना दिया है उतना मैंने कंप्लीट करवा दिया है। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा, और अगर आप लोग को समझ में आया हो तो प्लीज़ इसे मतलब और अदर स्टूडेंट को मतलब शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।